जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और तेल गैस संयंत्रों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया था। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया, जिसमें 200 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडर, 6 परमाणु वैज्ञानिक और 78 नागरिकों के पहले मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अब तक जो अपडेट आ रही है उसमें करीब 600 लोग खत्म हो चुके हैं। जो इस पूरे मैटर के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि इजराइल ने इस पूरे हमले का समय इतनी ज़्यादा चालाकी से चुना है कि ईरान के जो सबसे बड़े अलाय या सहयोगी हम कह सकते हैं, खास करके रशिया, वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरे सहयोगी देश हैं, वो भी कहीं ना कहीं रशिया की गैर मौजूदगी के कारण बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। दरअसल इसराइल ने ईरान के नतांजा परमाणु संवर्धन संयंत्र के ऊपर कई सारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और उसके कई सारे सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मारा। ईरान ने भी जवाब में हमले शुरू किए, जिसके बाद में सोमवार को ईरानी हमले तेल अवीव में कई सारे लोगों के मारे जाने और घायल होने की बातें आई। दोनों देशों के बीच में लड़ाई शुरू हुए अब 13 तारीख से लेकर 18 तारीख हो चुकी है। 4-5 दिन करीब हो ही चुके हैं और इन हमलों में ईरान के मुताबिक करीब करीब 600 से भी ज़्यादा लोग मृत्यु के आगोश में जा चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा मैटर इस समय का है वो ये है कि इसराइल ने ये टाइम आखिर क्यों चुना है। अब आप इसकी स्ट्रेटेजिकल पोजीशनिंग देखिए। इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए ऐसा समय चुना जब ईरान के जो सहयोगी देश हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। ये रणनीति इसराइल को सैन्य और कूटनीति दोनों ही मोर्चों पर फिलहाल फायदा दे रही है। अगर हम इसके मेन रीजनिंग की बात करें तो देखिए, रशिया ईरान का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी माना जाता है। इस समय वो यूक्रेन के साथ बुरी तरह फंसा हुआ है। 2022 से चल रहे इस पूरी सिचुएशन ने रूस की सैन्य और आर्थिक ताकत को काफी हद तक कमजोर किया है, वो माने या ना माने। रूस ने ईरान को S-300 और S-400 जैसी हवाई रक्षा प्रणालियां दी थी, लेकिन वो अब ना तो अतिरिक्त हथियार भेज सकता है और ना ही सैन्य सहायता भेज पा रहा है। रशिया की सेना को यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ है। उसकी जो इकोनॉमी है वो पश्चिमी प्रतिबंधों से वैसे भी बहुत ज़्यादा जूझ रही है। ऐसे में ईरान के लिए सैन्य समर्थन देना रशिया के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईरान ने रशिया को ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई करी थी, जिससे रशिया पर ईरान का एक उधार चढ़ा हुआ है। लेकिन रशिया की जो मौजूदा कंडीशन है वो उसे जवाबी मदद देने से कहीं ना कहीं रोक रही है। इसके अलावा चाइना ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है। उसका तेल खरीदता है, लेकिन चाइना ने इस पूरे संघर्ष में अपने आप को न्यूट्रल रखने का फैसला किया। वो इजराइल और अरब देशों के साथ भी व्यापार करता है, इसलिए वो खुलकर ईरान का पक्ष नहीं लेना चाहता। चाइना की इकनॉमी भी साल 2025 में मंदी का सामना कर रही है। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल से कहीं ना कहीं चाइना भी बचना चाहता है, जो कि लड़ाई बढ़ने से हो सकता है। इसलिए वो ईरान को केवल कूटनीतिक समर्थन दे रहा है, कहीं से कहीं तक भी सैन्य मदद नहीं दे रहा। वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई और जो दूसरे खाड़ी के देश हैं, जैसे कि ईरान के साथ में ऐतिहासिक रूप से जिनके तनावपूर्ण संबंध रहे हैं 2023 में, लेकिन सऊदी अरब और ईरान ने चाइना की मीडिएटरशिप के बाद में संबंध सुधारने की कोशिश करी थी। लेकिन ये देश इसराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ईरान के साथ यही आ रही है। सऊदी अरब और यूएई ने अब्राहम समझौता, जो कि 2020 में हुआ था, इसके बाद इसराइल के साथ में व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाया है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी परेशान है, इसलिए वो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं न्यूट्रल पोजीशनिंग को बनाए हुए हैं। ये देश तेल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि वैश्विक बाजार में कीमतें बैलेंस रहें। वे जंग में उलझकर अपनी खुद की इकोनॉमी को जोखिम में नहीं डालना चाहते। मतलब आप एक बार इन लोगों की साइकोलॉजी को देखिए। एक समय था जब लड़ाई के लिए सब के सब आतुर रहते थे, लेकिन आज की तारीख में हर एक देश जानता है कि अगर वो जंग में गए तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी कई साल पीछे चली जाएगी। पैसा खर्च होगा, लोग मारे जाएंगे, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है वो तो होता ही है। तो हर देश इससे बचना चाहता है। लेकिन इसराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का एक मजबूत समर्थन मिला हुआ है। अमेरिका ने इसराइल को F-35 विमान, बम और मिसाइलें दी हैं। अमेरिकी नौसेना का USS गेराल्ड फोर्स विमानवाहक पोत पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है, जो इसराइल को कहीं ना कहीं एक तरफ से सुरक्षा दे रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिससे ईरान की तेल बिक्री और हथियार खरीदने की जो कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो गई है। लेकिन इन सब के अलावा ईरान की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका के सैंक्शंस के कारण, मुद्रास्फीति के कारण और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बेहद जूझ रही है। ईरानी रियाल का जो वैल्यू है वो भी बहुत गिर गया है। पब्लिक में कहीं ना कहीं डिसैटिस्फैक्शन बढ़ चुका है।
ऐसे में ईरान की जो सेना है उसको हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की कमी है। उसके ज़्यादातर लड़ाकू विमान पुराने हैं। हवाई रक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं लिमिटेड है। हमास और हिजबुल्ला जैसे ईरान समर्थित समूह इसराइल के साथ पहले से ही लड़ाई में है, जिससे ईरान की सैन्य क्षमता बटी हुई है। ये मतलब एक तरीके से आप आधा पौना ही कहें, लेकिन खत्म तो हो रही है। अगर हम इसराइल की रणनीति के बारे में फाइनली बात करें तो देखिए, इसराइल ने हमले की जो ये प्लानिंग है लंबे समय से बना कर रखी थी। उसने जो रणनीतियां बनाई थी उसमें F-35 का उपयोग सबसे ज़्यादा मेन माना गया है। इसराइल ने अपने सबसे ज़्यादा मॉडर्न F-35 आदर विमानों का इस्तेमाल किया, जो रडार से बच सकते हैं। ये विमान ईरान के ठिकानों पर सटीक हमले करने में भी सक्षम थे। इसके अलावा टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आई है। दरअसल इसराइल ने इस पूरे हमले के लिए उस समय को चुना जब रशिया और अन्य सहयोगी ईरान की मदद नहीं कर सकते थे। ये समय ईरान के लिए सबसे कमज़ोर करने वाला था। परमाणु और तेल ठिकानों पर जो निशाना बनाया गया वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। इसराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों जैसे कि नतांजा फोर्डे और तेल गैस की जो सुविधाएं हैं, वो खार्क आइलैंड हो गया, अबादान हो गया, इनको निशाना बनाया। इससे ईरान की जो इकोनॉमी है और जो परमाणु महत्वाकांक्षा, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा आप सीक्रेट इंटेल को भी नहीं झुठला सकते हो। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले की सटीक जानकारी जुटाई थी। उसने ईरानी वैज्ञानिकों और सैन्य ठिकानों की सही लोकेशन का पता लगाया था। तो इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आप इस बात को समझें कि इसराइल को एक बहुत बड़ा अपर हैंड दे दिया था। अब देखिए, ईरान के पास में भले ही मिसाइलें ज़्यादा हैं, लेकिन इसराइल का एयर डिफेंस भी शानदार है, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में इसराइल ने जो करी, ईरान का भी जवाब आया। ईरान ने जवाब में इसराइल पर 100 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, और उसने तेल अवीव, यरूशलम, डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया। हालांकि इसराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग रक्षा सिस्टम जो था, उन्होंने ज़्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान ने लेकिन दावा किया है कि उसने 2 F-35 विमान मार गिराए हैं और एक महिला पायलट को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसराइल ने इसे सीधे तौर पर झूठा बताया है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ईरान और इसराइल दोनों ही इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, तो इसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा। जैसे तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो भारत का जो 85% तेल है, उसमें से 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हमले के बाद में तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। अगर जंग बढ़ी तो ये $100 से भी ज़्यादा हो सकती है, जिससे कि भारत में पेट्रोल डीजल पक्के तौर पर महंगा होगा। इसके अलावा अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत का इसराइल के साथ में 10.7 बिलियन और ईरान के साथ में 2.3 बिलियन का एक व्यापार होता है। लाल सागर मतलब कि रेड सी और सुएज कैनाल के रास्ता अगर बंद होता है तो उससे भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो करीब 40-50% के करीब उसकी लागत बढ़ जाएगी। कूटनीति की बात करें तो भारत ने दोनों देशों से शांति की अपील करी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत एरिया में स्टेबिलिटी देखना चाहता है। वहीं अगर हम वर्ल्ड रिएक्शन की बात करें तो अमेरिका, भाई पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल का समर्थन किया है, लेकिन जंग को बढ़ाने से रोकने की सलाह दी है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल की निंदा करी है, लेकिन सैन्य मदद का ईरान को कोई वादा नहीं किया है। यूएन की बात करें तो महासचिव एंटोनियो गुटेरे ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों ने अपने आप को न्यूट्रल रखने का फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ईरान के लिए थोड़ी समस्या तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन ईरान भी अब कमर कस के बैठा हुआ है। तो देखते हैं भविष्य के गर्द में आखिर क्या रखा है।